हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करेंगे सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए हिंदी के कुछ प्रश्नों को। तो दोस्तों, अगर आप सुपर टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब आपको इस चैनल पर हिंदी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और जितने भी टॉपिक होंगे वो सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न होते हैं वह हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, आज हम यही जो प्रश्न होंगे घटना चक्र वाली बुक के जितने भी प्रश्न हैं, आपको कह लीजिए कि घटना चक्र की जो बुक है ये फ्री में दी जाएगी। सारे प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तब आपके लिए ये जो क्लास है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों, अगर आप साथ ही सीटेट, यूपीटेट या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, तब भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न के पर। इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी और आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। तो दोस्तों, इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। हिंदी के जिन वर्डों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्डों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जिन वर्डों का उच्चारण करते समय हम केवल श्वास का प्रयोग करते हैं उसे अघोष वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, लेकिन ये कौन कौन से वर्ड होते हैं ये जान लीजिए। तो किसी भी वर्ग के जो वर्ड हैं, जैसे का वर्ग का जो वर्ड है का, खा, ये पहला और दूसरा वर्ड हमारा अघोष होता है और तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या होते हैं, ये सघोष वर्ड माने जाते हैं। तो किसी भी वर्ग के अगर आपको पहला दूसरा वर्ड मिले तो वह अघोष है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड मिले तो यह क्या है, सघोष है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, यहाँ पर इसका डिटेल भी दिया गया है, तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तब देख सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके भी देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या है कि य, र, ला, व व्यंजनों को क्या कहा जाता है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या था, वर्णमाला था, जो कि आपने पहले ही थंबनेल पर देख लिया होगा। तो वर्णमाला की ही प्रश्न आज हम कर रहे हैं। सारे प्रश्न वर्णमाला से रखे गए हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। लगभग 30 से 35 प्रश्न होंगे और आपको देखना है कि कितने प्रश्न आप यहाँ पर सही कर पा रहे हो। अगर आपने पहले से पढ़ाई की है, वर्णमाला के टॉपिक को अच्छे से पढ़ रखा है, तब आप यहाँ पर एक भी प्रश्न गलत नहीं करोगे, ये हमारी आशा है। इसका आंसर बताइएगा। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फिर ऊपरी में से कोई नहीं। तो य, र, ला, व जो व्यंजन है ये अंतःस्थ व्यंजन माने जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और इस तरीके जो व्यंजन होते हैं इनकी ध्वनियाँ हमेशा कंठ से निकलती है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मिल गया, तो ये चीज़ें भी आपको नोट कर लेनी है साथ ही साथ। अगला प्रश्न क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बताइएगा। स्वर, व्यंजन, वर्ड या फिर शब्द। तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड मानी जाती है, ये आपको याद रखना है, और ध्वनि को ही यहाँ पर वर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रश्न है। हर परीक्षा में अगर हिंदी आती है तब वहाँ पर इस प्रश्न को ज़रूर पूछा जाता है और अक्सर लोग इसे गलत करते हैं। देखिए, वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं, शब्द गणना को, शब्द समूह को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। अंगा, इया, ना और अड़ा। तो यहाँ पर पंचानन में जो अनुस्वार प्रयोग हुआ है वो इया हुआ है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है और इसका डिटेल दिया है, आप इस डिटेल को भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह वर्ड जिसका उच्चारण तालु से होता है वह क्या है। मूर्धन्य है, तालव्य है, ओष्ठ है या फिर कंठ है। तो दोस्तों, आसान सा है कि जिस वर्ड का उच्चारण हम तालु से करते हैं वह तालव्य वर्ग का व्यंजन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। का, खा, य, र, चा, जा या फिर टा और अड़ा। तो कंठ ध्वनियाँ हमारी का, खा होती हैं। का वर्ग के जितने भी व्यंजन होंगे, का, खा, गा, घा, अंगा, इन सभी की ध्वनियाँ हमारी कंठ ध्वनियाँ मानी जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है।
देखिए यहाँ पर डिटेल क्या दिया गया है कि कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले जो वर्ड हैं ये कंठ कहलाते हैं। इस प्रकार की ध्वनियों को ही कंठ ध्वनियाँ कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो का, ख, ग, घ, अंगा आता है, और आ और छोटा बड़ा भी आता है, और का वर्ग के जितने भी वर्ड हैं, और साथ में हा भी ये कंठ ध्वनियाँ कहलाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से हैं? दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या फिर उपर्युक्त तीनों। तो स्वर ध्वनि जो स्वर ध्वनि है इसके तीनों प्रकार है, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और ह्रस्व स्वर। इसे भी डिटेल में हम देखेंगे कि ये प्लुत और ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये एक मात्रिक कहलाते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर की बात करें तो इनके उच्चारण में हमें दुगना समय लगता है और ये संख्या में 7 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आए, ओ और आओ, ये द्विमात्रिक भी कहलाते हैं। तो ये होते हैं दीर्घ स्वर। और तीसरा जो है वो प्लुत स्वर है, जो हम क्या करते हैं, इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगाते हैं, वे प्लुत स्वर होते हैं। और इन्हें हम प्रायः किसी को पुकारने में, किसी को दूर से बुलाने में ही इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो चिन्ह है, देखिएगा ये चिन्ह लगा दिया जाता है, तब आपको यह मान लेना है कि ये प्लुत स्वर है। देखेंगे यहाँ पर क्या है, जैसे कि ओम, हे राम या फिर हे श्याम, तो ऐसे आप किसी को बुलाएंगे तब यहाँ पर प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है अढ़ा और ड और ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो ये बताइएगा, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं, या इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में किया जाता है, या फिर ये दोनों महाप्राण ध्वनियाँ हैं? तो दोस्तों ये दोनों जो हैं ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ कहलाती हैं, ये आपको याद रखना है। और सारे कथन यहाँ पर गलत हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही है। देखिए इसे अल्प प्राण ध्वनियाँ भी कहते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है? हिंदी की अग्र आवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनियाँ कौन सी है? आ है, ई है, या फिर बड़ा आ है, या फिर ए है? क्या है यहाँ पर? अग्र आवृत्ताकार संवृत ध्वनियाँ। तो दोस्तों ई जो है इसे ही हम अग्र आवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनियाँ कहते हैं। अगर आप वर्णमाला के टॉपिक को आपने डिटेल से पढ़ा है तब आपको पता होगा कि संवृत स्वर क्या होता है और अग्र वृत्ताकार क्या होता है। तो आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्णमाला का टॉपिक। अगला प्रश्न है हिंदी की, देखिए ये वही प्रश्न यहाँ पर लिख दिया गया है गलती से, लेकिन यहाँ पर देखिए डिटेल लिखा है तो हम डिटेल को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ई जो है ह्रस्व संवृत आवृत्ताकार तथा अग्र स्वर है। आ ह्रस्व अर्ध विवृत मध्य स्वर है, और बड़ा आ क्या है? दीर्घ विवृत पश्च स्वर है, और आए दीर्घ अर्ध विवृत एवं अग्र स्वर है। तो जो भी ऑप्शन में थे सभी का यहाँ पर बता दिया गया है डिटेल में किसको क्या कहते हैं, कौन सी ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक माना जाता है? अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग या कोई नहीं? तो दोस्तों ई जो है इसे हम अग्रभाग मानते हैं, जीभ का अग्रभाग से इसका उच्चारण किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? ऑप्शन क्या है? चा, छा, जा, झा, ऑप्शन बी है का, खा, गा, घा, ऑप्शन सी है टा, ठा, डा, ढा, और ऑप्शन डी पा, फा, बा, भा। तो यहाँ पर इस जो व्यंजन ध्वनियाँ है संघर्ष स्पर्श संघर्षी तो ये जो ध्वनियाँ हैं ये चा, छा, जा, झा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? अभी आपको मैंने अघोष और सघोष के बारे में बताया है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन ए है गा जो कि अघोष है, फा अल्प प्राण है, सा ऊष्म है, और ठा क्या है? सघोष है। तो बताइएगा आप कौन सा सुमेलित है यहाँ पर? तो दोस्तों शा, सा, शा, जितने भी शा हैं और हा, ये जो व्यंजन है ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, तो यही हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, श, श, श के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? अभी आपने देखा कि ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं?
वर्ग के प्रथमाक्षर हैं, वर्ग के तृतीय अक्षर हैं, वर्ग का चौथा व्यंजन है या फिर वर्ग का पंचमा अक्षर है। जैसे का, ख, ग, घ, अंगा हो गया, जो लास्ट का यानी कि पांचवा जो अक्षर है वही हमारा अनुनासिक व्यंजन होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आयोगवाह किसे कहते हैं? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या फिर अल्प प्राण को? तो दोस्तों आयोगवाह जो होते हैं अन और आहा, ये विसर्ग को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से इसे यहाँ पर दिया गया है, तो इसे आप खुद ही पढ़िएगा जिससे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिले, कुछ जानकारियाँ मिल सके। अगला प्रश्न है हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? अंगा का है, इया का है, अड़ा का है या फिर या का है? तो दोस्तों अनुस्वार आपको मैंने बताया था, जो पंचमा अक्षर होते हैं वे सारे अनुस्वार होते हैं, या लेकिन यहाँ पर देखिएगा या लिखा हुआ है, तो ये पंचमा अक्षर नहीं है, ये क्या है? ये अंतःस्थ व्यंजन है, इसलिए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है श्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को समझा है? तो दोस्तों ऑप्शन क्या है? श्र और रा, श्र और रा वर्णों को, श्र और रा या फिर श्र और आ को? तो दोस्तों श्र और रा वर्णों को मिला करके हमारा श्र व्यंजन बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? तो ये संख्या में 4 हैं संयुक्त व्यंजन, देखिएगा छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन कौन कौन सा है? कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन है भा, ठ, था और हा। तो दोस्तों जो ओष्ठ व्यंजन होता है, अगर इनमें से आपको तीनों में से कोई एक पता है, घोष आपको पता है, महाप्राण पता है या फिर ओष्ठ पता है, तब भी आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, अगर इन तीनों में से आपको एक के बारे में भी पता है। तो दोस्तों अघोष और घोष आपको बताया, सघोष को ही घोष कहते हैं, और महाप्राण और अल्प प्राण आपको बताते हैं। तो दोस्तों महाप्राण वे होते हैं, किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को हम महाप्राण कहते हैं, पहले, तीसरे, पांचवे को अल्प प्राण और दूसरे चौथे को महाप्राण वर्ण कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है? महाप्राण, घोष और ओष्ठ ध्वनियाँ, ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो दोस्तों भा जो है ये हमारा ओष्ठ व्यंजन भी है, महाप्राण भी है और घोष भी है। आप इसे बोल कर देखेंगे प, फ, ब, भा, तो ये आप इसका उच्चारण कहाँ से कर रहे हैं? ओष्ठ के थ्रू कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? का क्या है? अल्प प्राण है, अघोष है, स्पर्शी कंठ ध्वनियाँ है या फिर महाप्राण है, घोष स्पर्श कंठ ध्वनियाँ है? तो सबसे पहली बात कि ये कंठ ध्वनियाँ है, तो आपको कंठ ध्वनियाँ जहाँ पर है वही वाला ऑप्शन पहले से अलग कर लेना है। यहाँ पर देखिए तालव्य ध्वनि है, तो इसको तो हम पहले से ही हटा देते हैं। आगे देखते हैं का क्या है, तो का हमारा महाप्राण तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दूसरा और चौथा वर्ड हमारा महाप्राण होता है, तो महाप्राण वाले के भी हम पहले से ही इसको हटा देते हैं, तो इसका मतलब ये तीनों हमारे पहले से ही अलग हो गए ऑप्शन। बचा क्या? पहला ऑप्शन बचा, तो हमारा यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अढ़ा और अढ़ा क्या है? तो दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन है कि द्विगुण है, स्वर है या व्यंजन है? तो ये क्या है? ये दोनों जो वर्ड हैं ये द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्या है? व्यंजन के कितने भेद होते हैं बताइएगा? 5 होते हैं, 3 होते हैं, 4 या फिर 2? तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं, एक होता है स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन। 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है? किन शब्द में संयुक्ताक्षर प्रयोग किया गया है? भक्त में किया गया है, भगत में किया गया है, भगवान में या भवन में? तो दोस्तों संयुक्ताक्षर भक्त शब्द में प्रयोग हुआ है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 2 समान व्यंजनों से बना संयुक्ताक्षर क्या होता है? पुस्तक है, गुप्त है, आगे देखेंगे ऑप्शन है पत्ता या फिर वर्ग। तो हमारा 2 समान व्यंजन से जो बना है, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, पत्ता जो है ये डबल ता से बना है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है श्रम किन संयुक्ताक्षर से बना है? तो ये आप बताइएगा। पहले आपको ये पता चल गया था कि श्रा किस वर्णों से मिलकर बना है, तो श्रा और रा से बना था। तो यहाँ पर आपको पहले ही अगर आपको ये पता है कि श्रा कैसे बना है, तब आप तुरंत ही अपना आंसर निकाल लेंगे। तो श्रा प्लस रा प्लस मा से श्रम बन जाएगा, यही हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्ताक्षर से बना कौन सा शब्द है? तो बताइएगा।
पत्र है, पत्र है या फिर पतर है। कौन सा है यहाँ पर संयुक्ताक्षर? तो पहले ही आपको पता है कि त्रा हमारा संयुक्ताक्षर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पत्र यही हमारा शुद्ध भी है। अगला प्रश्न है ई, ऊ और उ, ये क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? स्वर और व्यंजन दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों ये सारे स्वर हैं, आप सभी को पता है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से व्यंजन कौन सा है? आ, जा, ऊ और ए। तो दोस्तों जा हमारा व्यंजन है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सभी क्या हैं? स्वर हैं। अगला प्रश्न है स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, 10, 11 या फिर 12 है? तो दोस्तों स्वरों की संख्या 11 आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कौन कौन से हैं? तो आ, ई, ऊ, ए, री, ए, आए, ओ और आओ, ये संख्या में 11 होते हैं और ये सारे आपके स्वर हैं। अगला प्रश्न है व्यंजनों की संख्या कितनी है? अब तक आपने जाना स्वर की संख्या, अब जानिएगा व्यंजन कितने होते हैं। तो दोस्तों 30, 32, 33 या फिर 34। तो व्यंजनों की संख्या हमेशा आपको 33 बतानी है। 33 हमारे व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, ये सारे हमारे व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है का प्लस सा मिलकर के क्या बनेगा? कश बनेगा, छा बनेगा या फिर कक्ष बनेगा या फिर कृष बनेगा? तो दोस्तों का, आधा का और शा मिलकर के हमारा छा बनता है, ये हमारा संयुक्त अक्षर हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? देखिए ये जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख लीजिएगा कि कैसे हमारा योजक चिन्ह किस प्रकार का लगता है। कहीं पर भी आपको ऐसा चिन्ह दिख जाए तो ये हमारा क्या है? योजक चिन्ह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? बताइएगा। ये है कि ये है, ये है, ये है? देखिएगा क्या है हमारा अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों जो इस प्रकार का लगता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही हमारा अल्प विराम चिन्ह होता है। देखिए अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कई सारे यहाँ पर विराम चिन्हों के बारे में दिया गया है। पूर्ण विराम कैसे लगता है, अल्प विराम के बारे में, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह, इन सारे चिन्हों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिया गया है। आप इन्हें देख लीजिएगा। अगर आप को नहीं पता है तब बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विस्मयादि बोधक का, प्रश्नवाचक का, अर्धविराम का या फिर अल्प विराम का? तो दोस्तों मनोविकार सूचक जो भी शब्द होते हैं इनके बाद में हम प्रयोग करते हैं विस्मय बोधक चिन्ह का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे खुशी के लिए, आश्चर्य के लिए, संबोधन के लिए हम प्रयोग करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह का। अगला प्रश्न है जब वाक्य के बीच में कोई शब्द या पद छूट जाए तब उसे पूरा करने के लिए आप कौन सा चिन्ह लगाकर उसे लिखेंगे? अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम या हंस पद? तो आप अगर कोई भी छूट जाता है, कोई भी शब्द अगर आप वाक्य लिख रहे होते हैं तब आप ऐसे करके लिख देते हैं ऊपर किसी भी चीज़ को, तो इसे क्या कहते हैं? हंस पद कहते हैं। तो यही आपका चिन्ह है हंस पद का। अगला प्रश्न, यहाँ पर बस इतने ही प्रश्न थे, 35 प्रश्न को हमने रखा था आज। कैसे लगे आज के प्रश्न वर्णमाला टॉपिक से आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।